देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा तो ऐसा है आज इस मुद्दे में जिसने राजनीति गलियारों में हलचल खड़ी कर दी है। 100 दिन सरकार को, लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है, क्या है अंदर की बात, आज इससे पर्दा उठाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। किस वजह से सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्यों अपने ही अपनों से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। कुछ लोग मुझे मेरे काम करने के तरीके से रोकना चाहते हैं, परंतु वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। ट्विटर पर वायरस की तरह सर्कुलेट हो रहे अनिल विज के इस ट्वीट पर अब एक अलग सियासी महाभारत छिड़ गई है। विज ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हालांकि विज के इस ट्वीट को खारिज किया है। सीएम के मुताबिक अनिल विज को काम करने की पूरी स्वतंत्रता है। मेरा ये सवाल है कि उनका कहना है कि उनको रोका जा रहा है, तो कौन रोक रहा है उनको? कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। मेरा ये सवाल है कि उनका कहना है कि उनको रोका जा रहा है, तो कौन रोक रहा है उनको? कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। विज के ट्वीट से पहले ही हरियाणा न्यूज ने सरकार और कुछ मंत्रियों के बीच की तनातनी की खबरों को सामने लाया था, जिस पर अब मुहर भी लगती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि सरकार की कारगुजारी को लेकर कुछ मंत्री महोदय संतुष्ट नहीं हैं। खबरें हैं कि कुछ मंत्रियों के महकमों से छेड़छाड़ से लेकर अधिकारियों के ट्रांसफर का मुद्दा अब गरमाने लगा है, और इस गरमाते हुए मुद्दे पर विपक्ष भी चुप नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार के पास अनुभव की कमी है और यही वजह है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स सरकार पर हावी हैं। एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ चिंगारी, ये कहावत राज्य सरकार पर सटीक बैठती दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मान रही है, उस योजना पर भी सरकारी पलीता लगता। जनवरी को जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ हुआ, तब शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंच से दूरी बनाए रखी। साथ ही इस कार्यक्रम में दोनों में कोई भी मंत्री शामिल नहीं हुआ। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब पीएम और एचआरडी मिनिस्टर इस योजना के लिए मंच पर मौजूद थे, तो क्यों शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने की जहमत तक नहीं उठाई? विज का ट्वीट हो या फिर विपक्ष का हमला, एक बात तो साफ है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने ही अपनों से दूरी बनाए हुए हैं, अपने ही अपनों से नाराज आ रहे हैं। अनिल विज हेल्थ मिनिस्टर के इस ट्वीट ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। 100 दिन हुए हैं सरकार को, उसके काम को इवैल्यूएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब अपने ही अपनों से खफा हो जाएं और इस तरह की बातें, थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जो यहां पर अनिल विज ने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे काम करने से रोका जा रहा है, कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम अपने तरीके से करता रहूंगा। दूसरा सवाल हमारा ये था कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर थी कि कुछ मंत्री जो सरकार के हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं। उनकी ये नाराजगी है कि उनके जो अधिकारी हैं उनका तबादला कर दिया जाता है बिना उनसे पूछे, बिना उनकी जानकारी के। तीसरा सवाल जो हमने उठाया कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो पूरा फंक्शन, जो इतना बड़ी मुहिम जिसकी शुरुआत सरकार ने की, जब केंद्र की एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी वहां पर नजर आई, हालांकि रामविलास शर्मा इसमें शामिल जरूर हुए, लेकिन मंच पर उनकी वो प्रेजेंस, शिक्षा मंत्री हैं वो प्रदेश के, वो नजर नहीं आई। हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज भी कहीं ना कहीं मंच से दूर नजर आए। दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर अगर इस मुहिम के मंच से दूर नजर आए तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। कड़ियां जुड़ती चली गई हैं इस ट्वीट के बाद। पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंदर की बात है क्या। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बीजेपी से अरुण सांगवान है। अरुण जी, आपका स्वागत है। गुलशन बग्गा है कांग्रेस से, आपका स्वागत है गुलशन जी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अनंत राम, मेरे साथ, आपका स्वागत है। सबसे पहले अनंत राम जी, आप ही के पास आते हैं। जिस तरह की बातें उठ रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रही हैं, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या अपने अपनों से नाराज हैं? क्या कहेंगे? निस्संदेह देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि तालमेल का स्पष्ट अभाव नज़र आता है। जो एक मंत्रिमंडल में होना चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर इज मून अमंग स्टार्स, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, वो बात नज़र नहीं आती कि वो अपने मंत्रियों को साथ लेके चले, सब एक भाषा बोलें। कम से कम जो इमेज है प्रेस में और बाहर, ये जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल में सामंजस्य का भाव नहीं है, वो एक मत है।
और नीतियों को लेकर भी और कार्य प्रणाली को लेकर। पहला ऐसा नहीं था, लेकिन अच्छा, क्या अब ये ऐसा नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। नहीं, इसमें मैं और भी जोड़ना चाहूंगा कि मंत्री जो असहज महसूस कर रहे हैं, निसंदेह जब उनके माता, जिनको उनका अधिकार है निर्णय लेने का, अगर उनका भी उनके बिना जानकारी के तबादले किए जाते हैं या निर्णय उनकी बिना मर्जी के लिए जाते हैं, निसंदेह वो असहज महसूस करेंगे। अरुण जी क्या कहेंगे? 100 दिन की बीजेपी सरकार, बहुत सी उम्मीदें हैं लोगों को, जिस तरह से मैंडेट दिया हरियाणा के लोगों ने, लेकिन ये जो बातें आ रही हैं ये क्या इंडिकेट करती हैं? देखिए, अनिल विज जी ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में तो देखिए, वो निजी तौर पर जो कहें तो वही ठीक रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम तो वो कह चुके हैं, बाकायदा लिख के ट्वीट कर चुके, बचने की कोशिश ना कीजिए, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद उनको उसका जवाब दिया है कि भाई हम ऐसे कोई दखलंदाजी नहीं करते। नहीं, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि हम दखल अंदाजी नहीं कर रहे, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक शब्द। तो इसका मतलब यही है कि कोई दखलंदाजी नहीं है और सभी मंत्री इंडिपेंडेंट तौर पर तो अपना फिर काम गलत कर कौन रहे है? हैं। क्या अनिल विज ने बेवजह ये कर जहां दिया? तक मैं मानता हूं, अनिल विज इन पूरे मंत्रालय में, जो हमारा हरियाणा का मंत्रालय है, मैं अगर उनको नंबर दूं सब में, तो 10 में से 10 नंबर अनिल विज जी को ही जाते हैं। उन्होंने नई खेल नीति लागू की, जितने हॉस्पिटल का वो निरीक्षण करते हैं, निजी तौर पर हर जगह जाते हैं, हर जगह सुनते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं बिल्कुल लगता कि अरुण, कोई आपने दिक्कत है। परफेक्ट कहा, आपने खुद कहा कि 10 में से 10 नंबर आप अनिल विज को देते हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम करने वाला मंत्री अगर इस तरह का ट्वीट करता है तो अपने आप सवाल खड़े होते हैं। आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ राजकुमार सैनी जुड़ गए हैं, सांसद हैं बीजेपी के। राजकुमार सैनी जी नमस्कार, क्या आप हैं हमारे साथ? शायद डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा बात करने की कोशिश करें। अरुण जी नहीं, उसमें तो देखिए अनिल विज जी ही बता सकते हैं। अनिल विज जी तो बता रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे जो, मैं जिस तरीके से, उनकी अपनी एक कार्यशैली रही है, तो हो सकता है किसी न किसी को वो कार्यशैली हमेशा बेबाक रहे हैं, वो हमेशा उन्होंने बेबाक हर रहे बार बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। क्या उनकी बेबाकी, क्या उनकी निडरता, क्या उनका साहस, क्या उनका काम करने का तरीका रास नहीं आ रहा लोगों को? नहीं, ये पार्टी का लोकतंत्र है कि वो ऐसी बात कह भी रहे हैं। अदरवाइज पिछली सरकारों में तो ऐसी हिम्मत ही नहीं होती थी, मुख्यमंत्री के सब पिट्ठू होते थे मंत्री। अजीब लगता है अरुण सांगवान, आप इसी पैनल पे मेरे साथ कई बार रहे हैं। हम हर बार ये कह देते हैं, हर पार्टी ये कहती है कि पार्टी का लोकतंत्र है, कांग्रेस भी ये कहती थी ये डेमोक्रेसी है, इसीलिए खुल के लोग भूपिंदर सिंह हुड्डा के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जब हम इवैल्यूएट नहीं करते हैं, नुकसान हमें तभी उठाना पड़ता है। आज अगर आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं, अगर आप खुद कह रहे हैं 10 में से 10 नंबर दे रहा हूं अनिल विज को, एक सर्वे आया एक निजी अखबार में, उसने भी कहा कि पहले नंबर पर अगर कोई काम कर रहा है तो अनिल विज कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर वो इतनी गंभीर बात उठाते हैं तो मुझे लगता है शायद गंभीरता से लेना होगा। देखिए, वो तो मुख्यमंत्री जी को देखना है, लेकिन जहां तक मेरे पास जो खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा आपस में तालमेल की कमी नहीं है। सरकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और जो हमने 100 दिन में कर दिखाया है वो पिछली सरकारों ने कई सालों में नहीं किया था। चलिए आएंगे आपकी इस बात पर, हालांकि मैं बहुत कन्विंस्ड नहीं हूं, कन्विंस चाहूंगी कि आप करें, हमें भी और दर्शकों को भी। गुलशन बगा जी क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है कि जिन मुद्दों पे सरकार आई है, विकास के मुद्दे पे सरकार आई है, आज किसी तरह का भी विकास नहीं हो रहा। आप देख लीजिए, देखिए अभी विकास के बारे में अगर आकलन करेंगे तो शायद बहुत ही कम वक्त हम सरकार को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा वक्त सरकार को और देना बहुत जरूरी है। ये बातें हम 1 साल बाद करें तो शायद ज्यादा उचित होंगी। चलिए, अगर आप ये भी कहते हैं, कांग्रेस को 10 साल दिए विकास के मुद्दे पर जनता ने, तो इन्हें कम से कम कुछ वक्त तो चलिए। और मैं आपको बताता हूं, अनुभवहीनता है और इनको अभी तक सरकारी तंत्र पे कोई कंट्रोल नहीं है। आज के दिन भी भ्रष्टाचार पूरा अनुभवहीन है, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि अगर हम अनुभवहीन है तो हम सीख रहे हैं। मुझे लगता है वहां बेनिफिट ऑफ डाउट देकर हमें बात मुद्दे की करनी चाहिए। कितने समय तक ये टाइम देना पड़ेगा? 100 दिन कम तो नहीं होते। 100 दिन में किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो बीजेपी सरकार में हुआ है इस वक्त। नहीं, 100 दिन में सभी सरकारों ने अच्छा काम किया है, शुरू से ही आप देख ले। खेल नीति तो बीजेपी भी लाई है, कुछ और भी काम बीजेपी ने किए हैं। देखिए, खेल नीति तो पहले भी कम नहीं थी, पहले भी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, इन्होंने और उसको थोड़ा सा। अरुण जी जवाब दीजिए। अच्छा, 100 दिन में जो कह रहे हैं हमारे मित्र कि हमने कुछ नहीं किया, हमने 100 दिन में क्या करके दिखाया है? सबसे पहले हमने ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। पहले मुख्यमंत्रियों के आसपास प्रॉपर्टी डीलर, गुंडे नजर आते थे, खुलेआम मीडिया के सामने नजर आते थे।
आज हमारे मुख्यमंत्री जितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा है। हमने जो नौकरियों देने की बात की है उन नौकरियों में हमने 10% सिर्फ इंटरव्यू रखा है। मतलब अब आपको किसी की चिट्ठी की जरूरत नहीं है या किसी स्पेसिफिक रोहतक के एड्रेस की जरूरत नहीं है, आपको आपकी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलेंगी। ये बहुत साहसिक काम लिया है मुख्यमंत्री ने, कदम है ये, इसकी सराहना करनी चाहिए। और जो है 100 दिन के अंदर जो हमने अचीव किया है वो हमने विश्वास पाया है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। ये जनता का मुख्यमंत्री जी पर विश्वास बना है कि इंसान जो है बहुत ही ईमानदार है और अच्छे से काम करेंगे। रही बात अनुभवहीनता, अनुभवहीनता की बात, मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत कोई सवाल खड़े नहीं हो रहे, ना कार्यशैली पर कोई सवाल खड़े कर रहा है, मुद्दे की बात करते हैं। अनुभव की भी कमी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे। हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि आपके अपने अगर ये सवाल खड़े करते हैं तो फिर ये किस और इशारा कर रहा है? जिस कन्विक्शन की बात सरकार करती है, जिस कन्विक्शन से बीजेपी इतने बड़े मैंडेट से सत्ता में आई है, उस कन्विक्शन पर सवाल अगर अपने खड़े करें तो फिर क्या? देखिए ये बातें हम पिछली सरकार में करते रहे, जब अपने ही अपनों पे सवाल खड़े करते रहे। आज आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। देखिए उसके ऊपर तो अनिल विज जी को और पर्दा उठाना पड़ेगा कि ऐसी क्या उनको दिक्कत आ रही है। वो मुख्यमंत्री जी से बात करें कि भाई मुझे ये दिक्कतें आ रही हूँ, तो उनको ही कहना पड़ेगा। उसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इस समय। बोल नहीं पाएंगे या बोल मुझे जानकारी नहीं, मुझे जानकारी है। वो उन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट दोबारा से क्या होता है कि लिमिटेड वर्ड्स होते हैं ट्वीट में। आप 161 से ज्यादा बहुत कम शब्दों में जो हम बयां करते हैं वो तो शायद बहुत बार लंबी चिट्ठियां लिखकर बयां नहीं होता है। यहाँ खामोशियां बहुत कुछ बयां कर देती हैं। ये तो फिर भी शब्द है अरुण जी, कैसी बातें कर रहे हैं आपसे इस तरह की बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं, क्योंकि आप बहुत खुलकर बोलते हैं और उसी उम्मीद की बात करूंगी। अनंत राम जी, देखिए मैंने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया। हाँ। वो मुद्दा ये होता है कि पहले ये इन्होंने कहा कि लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र होता पार्टी में। हाँ। सरकार की बात अलग है। मैं बात यहाँ सरकार की हो रही है, पार्टी की नहीं हो रही है। पार्टी के अंदर ठीक है आपका प्रजातांत्रिक प्रणाली है, ठीक है, अच्छी बात है और होनी चाहिए। लेकिन मैंने एक मुद्दा ये उठाया कि क्या सरकार के मंत्रियों में तालमेल है और क्या उसमें विरोधाभास है। ये है बेसिक मुद्दे। नजर आ रहा है। अच्छा नहीं, क्या विरोधाभास है और क्या तालमेल की कमी है। फिर एक और चीज होती है रैपर्ट, क्या इनके बीच में इस समय 100 दिन में नहीं बन पाई, जबकि मंत्री और विज साहब जो हैं, ये हर एक आदमी मानता है, मैं भी सहमत हूँ इस बात से सांगवान की, कि वो एक ईमानदार स्पष्टवादी आदमी और इन सब में सबसे अनुभव 5 बार वो MLA रह चुके हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है उन्होंने कोठी नहीं ली, उन्होंने घर अपने से काम चला रहे हैं और उनके कार्य पद्धति पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मुद्दा अब ये है जो मैं उठा रहा हूँ बार बार, क्या तालमेल का भाव साफ नजर आता है? एक, क्या विरोधाभास है? 2, तीसरी बड़ी बात ये है कि क्या ये मंत्रिमंडल एक टीम के तौर पे काम कर रहा है? बहुत बड़े सवाल। पहले विज को काम करने से कौन रोक रहा है? अगर विज को ट्वीट कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ा तो आखिर इतने मजबूर क्यों हो गए अनिल विज की उन्हें ओपनली ट्वीट करके ये बात कहनी पड़ी? क्यों उन्होंने ये सीधी बात अपने जो लीडर हैं उनके सामने नहीं रखी? फिर जो इंपॉर्टेंट बातें अनंत राम जी ने यहाँ उठाई, क्या लैक ऑफ टीम वर्क कोऑर्डिनेशन ये एक नजर आ रहा है? रेपो की कमी है, सवाल कई है, इसीलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। लीडरशिप की स्वीकारता नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्या लीडरशिप की को स्वीकार नहीं किया जा रहा है? बहरहाल हमारे साथ इनेलो से चरणजीत रोड़ी जुड़ गए हैं, सांसद हैं। चरणजीत रोड़ी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं उसके कामकाज को किस तरह से देखते हैं, और अनिल विज जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो ट्वीट करके कहते हैं कि उन्हें ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको काम करने से रोका जा रहा है। क्या सरकार के मंत्रियों में आपस में तालमेल की कमी नजर आ रही है? जी जी, देखिए मैं तो समझता हूँ कि जो हरियाणा सरकार जब से बनी है, जब से इन्हें कारोबार संभाला है जी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं है हरियाणा के अंदर जो इन्होंने काम किया है। हाँ। तो सवाए काम रोकने का काम किया है। तो आज देखिए किसान डूब रहा है, किसान खाद के लिए मारे कर रहा है, किसान की बुरी हालत है। और जिस तरह धान की हालत है उसी तरह नरमे की हालत है। और जो यूरिया का जो बुरा हाल हुआ है आज हरियाणा के अंदर पहली बार हुआ है कि थाने के अंदर पर्ची बांटी गई है। थाने के अंदर पर्ची बांटी गई है यूरिया के लिए, वो भी किसान की बेइज्जती हुई है।
और थाने के अंदर ही उसको पर्ची बांटी गई है। चरण जी उस पर तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री, वो कहते हैं ये पुरानी सरकार की देन है, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमें ये परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर सरकार के अपने मंत्री ये सवाल उठाते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो क्या सरकार के अंदर तालमेल की कमी आ रही है? क्या अपने ही अपनों से नाराज हो चले हैं? ये देखिए, काम सही करे तो ठीक रहेगा, अगर काम सही नहीं करेंगे तो क्या रहेगा? हेल्थ मिनिस्टर का क्या बयान है, क्या जाके करता है हर हॉस्पिटल में, या क्या करता है, और उसका काम क्या है, क्या करना है उसने, तो जो करना है उसने वो करना। आपके पास आऊंगी। चरण जी बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अरुण, एक बात जो सवाल हमने स्टार्टिंग में भी उठाया था, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना की शुरुआत हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, केंद्र की एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी नजर आई, लेकिन उस मंच से जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रामविलास शर्मा, वो उतने एक्टिव मंच पर दिखाई नहीं दिए। हेल्थ मिनिस्टर मंच पर दिखाई नहीं दिए। हालांकि सीएम हैं, वो तो होंगे ही, जाहिर तौर पर उन्हें होना ही है, लेकिन जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये योजना है, ये डायरेक्टली एजुकेशन एंड हेल्थ से जुड़ी हुई है। दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर अगर मंच पे नहीं है, सवाल खड़े होते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री का कोई भी अगर प्रोग्राम जब होता है किसी भी प्रदेश में, तो एसपीजी की तरफ से सब कुछ देखा जाता है कि कितने लोगों की बैठने की ऊपर व्यवस्था होगी। उसमें स्टेट का बहुत कम रोल रहता है कि कितनी कुर्सियां लगेंगी। अगर सेंटर से मंत्री आ रहे हैं तो ठीक है, सेंटर के एचआरडी मिनिस्टर बैठेंगे, स्टेट वाले दूसरे मंच पे या नीचे बैठ जाएंगे, तो वो सारा प्रधानमंत्री कार्यालय देखता है, एसपीजी देखता है उसमें स्टेट का कोई इस बात से सहमत हो। देखिए, शायद मैं कहना नहीं चाहूँगा, इनको पता नहीं है, लेकिन ये मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा, उसमें इन दोनों मंत्रियों से कहीं कहीं जूनियर लोग, मैं उनके नाम ऑर्गेनाइजेशन के हैं, मैं नहीं ले चाहूँगा, वो स्टेज पे बैठे थे। इसमें एसपीजी ने नहीं देखा, एसपीजी को तो ये बताया जाता है कि हमारे इतने लोग स्टेज पे होंगे, बाकी के स्टेज पे होंगे, इनको ये सिक्योरिटी देनी है आपने, इनको सिक्योरिटी, इससे फालतू उनका कोई रोल नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, वरीयता की जहाँ तक बात है, पार्टी डिसाइड करती है कि इस पहली लाइन में कौन बैठेंगे, इसके यहाँ तक भी होता है इनके दाएं और बाएं कौन बैठेंगे। जी, बिल्कुल। और ये राष्ट्रीय महत्व की योजना थी, ये कोई हरियाणा की योजना नहीं थी। और इसमें अगर प्रदेश का ही जो संबंधित मंत्री है, और आप हरियाणा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, जहां और हरियाणा का खासतौर पे मेंशन कर रहे हैं इसका लिंग अनुपात, इसका सेक्स रेशियो इतना कम है। उसका भी मैं कारण बताता हूँ। उससे पहले रामविलास शर्मा जी ने इसकी एक मार्च का भी उनको है हरी झंडी दी थी, महेंद्रगढ़ से, ऐसी बात नहीं, लेकिन वहां पर बिल्कुल नहीं, उसका कारण भी बताता हूँ कि 100 जिले जो सबसे इस लिंग अनुपात में सबसे पिछड़े हुए हैं, उनमें से 12 जिले हरियाणा के, आपको बता, और उनमें पानीपत, उनमें से 3 में से जो सबसे ज्यादा है वो पानीपत भी उनमें आता है। और बीजेपी का ये बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के वक्त भी और उससे पहले भी। राष्ट्रीय स्तर की योजना है, आज भी है। तो आप मानते हैं अनंतराम जी की कहीं ना कहीं ये झलक वही देखने को मिल गई थी कि अंदर कुछ ठीक नहीं, ये जो कहकर टाल देना ना भाई, वो एसबीजी का कोई रोल नहीं होता इसमें। चलिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी नमस्कार। नमस्कार जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आज राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अनिल विज के ट्वीट के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोग काम करने नहीं दे रहे, लेकिन मैं अपने तरीके से काम करता रहूंगा। ये किस तरह और किस और संकेत कर रहा है कि क्या सरकार के मंत्रियों के बीच तालमेल की कमी है? देखिए, ये जो कुछ लोग कहते हैं वो इन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं, हमारी पार्टी के लोग इस प्रकार की बात नहीं करते कभी। हाँ। हम तो सोचते हैं कि इन्होंने साल का मैंडेट मिला है, हाँ, और इनको काम करना चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी नीतियां उस पर अपनी मोहर लगा के ये लोगों के सामने पेश कर दें। ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। लेकिन अगर इन्हें रोकने की कोशिश की है तो इनकी अपनी पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मेरा सवाल वही है कि सरकार के एक बड़े मंत्री का अगर इस तरह का ट्वीट आता है तो ये किस और संकेत देता है कि क्या वो संतुष्ट नहीं है, क्या अभी 100 दिन में ही तालमेल की कमी नजर आ रही है, या फिर क्या? देखिए, इस सरकार में टोटल तालमेल की कमी है। हाँ। मिनिस्टर को ये नहीं पता कि मेरी ड्यूटीज क्या है। हाँ। एक मिनिस्टर सीएमओ से भिड़ जाता है। हाँ। उसको ये नहीं पता कि सीएमओ से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए।
मिनिस्टरों को यही नहीं पता कि उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर है। हाँ। मेरे हिसाब से तो हरियाणा में सरकार नाम की कोई, हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, शायद ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। चलिए बने रहिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और अंदर की बात क्या है उसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये वक्त रहते ही अगर डिफरेंसेस आ गए हैं, अगर कोऑर्डिनेशन की कमी है, अगर तालमेल नहीं है, या फिर खुद को कुछ लोग इग्नोर महसूस कर रहे हैं, तो क्या वक्त रहते इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने अंदर झांककर सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हिमलैंड का पंखा, घर हो या ऑफिस, मचा दे अपना डंका। Not just a fun, it's fantastic। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। वाओ किंग, वाह आंटी, आप भी हरियाणा किंग देसी घी का इस्तेमाल करते हो? हाँ बेटा, मैं भी अपनी फैमिली के लिए भरोसा करती हूँ सिर्फ हरियाणा किंग देसी घी पर। हेल्थ का रखो ख्याल, हरियाणा किंग देसी घी का करो इस्तेमाल। हाँ, यह पौष्टिक और शुद्धता के साथ साथ देता है बेजोड़ स्वाद और बेहतरीन खुशबू की गारंटी। हरियाणा किंग शुद्ध देसी घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਪਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਆ ਇਹ 15-15 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School.
A new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कई तरह के सवाल कुछ बातों को लेकर खड़े हो रहे हैं जिस पर विपक्ष ने भी अपना कड़ा रुख अपना लिया है। रॉबर्ट वाड्रा डील को लेकर बीजेपी हमेशा ही संजीदा रही और उसने कहा कि हम आते ही जांच कराएंगे। इसमें भी अनिल विज का जिक्र जरूर करेंगे क्योंकि अनिल विज हमेशा ही इस पर खुले तौर पर बयानबाजी करते रहे कि जांच होगी। रामविलास शर्मा जब सत्ता नहीं आई थी बीजेपी की तब ये कहते रहे कि आते ही हमारी प्राथमिकता प्रायोरिटी ये होगी कि सबसे पहले इंक्वायरी मार्ग हो। लेकिन अभी इस तरह की बातें आ रही हैं जहां ये बयान देखने को मिल रहे हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, जनता ने इस पर हमें वोट नहीं दिया। तो क्या वोट के मुद्दे अलग हैं और वोट मांगने के मुद्दे अलग थे, चुनाव लड़ने के मुद्दे अलग थे और सत्ता में आने के बाद मुद्दे क्या अलग हैं? कई तरह के सवाल हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अनंतराम जी, देखिए, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया और जमाई शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। ये तो बीजेपी के सभी नेता करते रहे। और अरुण जी यहाँ बैठकर अभी इनके पास आऊंगी क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे इस मामले पर चर्चा होती रही है। रॉबर्ट वाड्रा और वाड्रा इशू तो ऐसा मेन मुद्दा था जिसमें मैं कहूंगा जनता की भावनाओं को बहुत उकसाया गया क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर जब कभी भ्रष्टाचार पे बोलना होता था तो वाड्रा मुद्दा जरूर आता था। अब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ लेना देना नहीं। अगर मैं एक शब्द में इसको डिफाइन करूं तो मुझे सरकार की उदासीनता लगती है। उदासीनता। अरुण जी, देखिए, जो लैंडस्केप जितना भी रहा है जिसमें वाड्रा का तो एक छोटा सा हिस्सा है 3 एकड़, जो 50,000 एकड़ पूरा लैंडस्केप हुआ है उसके ऊपर इंटरनली कुछ ना कुछ चल रहा है जो मैं इस समय मीडिया में नहीं बता सकता। हम जो है सही समय पर उस पर कदम उठाएंगे और उसके ऊपर जो हमने वादा किया है जनता से हम उसको निभाएंगे। अरुण जी, मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, लोग भी सुनने वाले वही हैं। इस मुद्दे को बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, चुनावी मुद्दा भी ये बना। सरकार को, उस वक्त की सरकार को, कांग्रेस को हमेशा इस पर घेरा गया अच्छे से। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू था, इमोशंस लोगों की इसके साथ जुड़ी थी। आज ये कह देना कि इसमें इंक्वायरी करना ये हमारी प्राथमिकता नहीं, ये वोट हमें इस पर नहीं मिले, ये कितना जस्टिफाइड है? क्या लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या लोग उम्मीद नहीं कर रहे?
लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इलेक्शन में मुद्दे कई थे, भ्रष्टाचार भी उनमें से एक मुद्दा था। एक नहीं था, अहम मुद्दा, भ्रष्टाचार उनमें से एक मुद्दा, प्राइम मुद्दा था। उसके अंदर जो हमने कहा कि हम जांच करवाएंगे, सारे मंत्रियों ने भी कहा उस टाइम पे, मोदी जी ने भी कहा कि भाई ये हो क्या रहा है, दामाद जो है 0 से 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का कैसे बन गया। अब क्या हुआ? अब भी कुछ नहीं हुआ है। इंक्वायरी मार्क करने में, देखने में इतनी ढील क्यों? ये जो उदासीनता, वो जो डॉक्यूमेंट्स है नवजोत जी, वो उनका जो वॉल्यूम है ना, वो कम से कम 2 लाख पेपर है। उस फाइल में से कुछ कागज गुम हो गए, अब नहीं, वो इंक्वायरी के अंदर फाइल ही नहीं मिल रही, उसकी तरफ कोई इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ पाई। वो फाइल जो है जिसमें 2 पेपर गायब हुए हैं, उसके लिए इन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, और बाकी वड्रा की फाइलें गायब नहीं होंगी। उनकी फाइलें तो सरकार जिस दिन कहेगी तो मैं ही जाके दे दूंगा कि गायब हो गई हैं, तो मुझे बता दे, मैं दे दूंगा। तो आप ये कहिए कि मैंने कह रखा है कि आप करिए। फिर ऐसी बात अगर लैंड मुखिया की स्कैम तरफ से आती है कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं, देखिए, लैंड कितना स्कैम और वड्रा का जो मुद्दा है, जो लैंड स्कैम का मुद्दा है, उस पे तो मैं ही आश्वस्त करता हूं आपको और जनता को कि मैं ही उसके ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा हूं, और जल्द ही आप सबके सामने लेके आऊंगा। हमारे साथ बीबी बत्रा भी जुड़ गए, कांग्रेस से, उनके पास भी चलेंगे, फिर गुलशन बंगा के पास भी आएंगे। बत्रा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बत्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि वही बीजेपी सरकार जिसके अपने मंत्री आज कुछ उनसे अपनों से नाराज नजर आ रहे हैं, एक मुद्दा ये, दूसरा रॉबर्ट वाड्रा डील को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने चुनाव के वक्त बनाया, भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। अब कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर हमें वोट नहीं मिले, ये हमारी प्राथमिकता नहीं। ये किस तरह का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने वाड्रा को इशू बनाया। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, इसमें कहीं भी कोई सरकार को लॉस नहीं है, कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है, उस बात के लिए इन्होंने बाखोर का मुद्दा बनाया था। ऐसी कोई बात है नहीं उसमें। दे आर एक्सेसिबल टू द इनकम टैक्स रिटर्न, दे आर एक्सेसिबल टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एवरीथिंग बिजनेस कर रहा है। इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज एंड नथिंग इज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। जी, लेकिन सरकार के बत्रा जी गलत बता रहे हैं। वड्रा एक अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत पूरी उसकी पॉलिसी को बदला गया था। उनके कोई पावर नहीं थी, कोई उनको नहीं था, डायरेक्टर जनरल को पावर नहीं थी। देखिए बत्रा जी, आपकी सरकार जब थी, आप ठीक कह रहे हैं, आप अफसरों को पावर नहीं देते थे। खेमका जी ने जो फैसला लिया था वो कोई गलत फैसला नहीं था, वो डीजी कंसोलिडेशन थे और बाकायदा उसको ले सकते थे। ज्यूरिसडिक्शन वो था जो एसीओ ने म्यूटेशन किया। एसीओ ने जो म्यूटेशन किया था वो एसीओ का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, वो उसकी पावर नहीं थी, वो गलत था। उसका जो म्यूटेशन किया गया वड्रा की लैंड का, वो गलत था। उस आदमी के पास पावर नहीं थी, खेमका के पास पूरी पावर थी उसको कैंसिल करने की। आप मेरी बात सुनिए रहे, अपनी तरफ कह रहे हैं तो फिर मेरे को तो अब तो मैं तो डिफेंसिव साइड में हूँ, यू आर ऑन द ऑफेंसिव साइड। नहीं सर, मैं तो पहले भी ऑफेंसिव ही रहता था। नहीं, आप अब यू आर ऑन ऑफेंसिव साइड, तो डिफेंस की बात भी तो सुनी जानी चाहिए ना, कि बिना आप वन साइडेड डिसाइड कर दे, सब कुछ कर दे। बत्रा जी, इसमें लीगली आप मुझे बताइए कहाँ सही था? नहीं, जो कहना, आप वकील भी रहे हैं, आप ये बताइए कि लीगली उसमें क्या सही था? पर्सन गिल्टी अनलेस इट्स प्रूवन द रिकॉर्ड, इट्स ओनली पब्लिसिटी। और ये अखबारों की खबरों से ये बातें नहीं बनती है इस बात के लिए। बत्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बत्रा जी एक मिनट, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हम उस पे नहीं जाते इतना डिटेल में, वो सबको पता है, आप भी बता रहे हैं, अरुण भी अपना पक्ष रख रहे हैं। मुद्दा मेरा ये है, सवाल मेरा सीधा आपसे ये है कि जिसको प्रायोरिटी इशू बीजेपी ने चुनाव के वक्त बनाया, आज वो कह रही है कि ये हमारे प्रायोरिटी एजेंडा में नहीं, इस पर हमें वोट नहीं मिला। क्या आप इसमें दोहरा रवैया देखते हैं या फिर I think it's a positive sign by the government. The government wants to put अपना कुछ दिखाना चाहती है, लोगों को अपना काम करे, सब कुछ दिखाएं।
ये कोई सरकार जी गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं बनी हुई है। इनको अपना 100 दिन के अंदर तो कुछ किया नहीं। हम ये चाहते हैं कि सरकार अगर जनता ने इतनी अच्छी बनाई है, इनको पूर्ण बहुमत तो शायद हो सकता है कई नाम आ जाएं। ये तो एक ही नाम है बत्रा जी, उसके अंदर नाम बहुत सारे आएंगे। और आपके जिले से तो जब लिस्ट बननी शुरू होगी तो एक नई जेल बनानी पड़ेगी आपको। नहीं, आम जनमानस को युद्ध से रोटियां नहीं मिलती। आम जनमानस को एम्प्लॉयमेंट, नौकरी चाहिए। आपकी जो अतिवादी भाजपा के नेता बत्रा जी, मुझे लग रहा है आप मुद्दे से भटक रहे हैं। लेकिन अरुण मैं आपसे ये जानना, आपने कहा बहुत कुछ, आपने कहा इतने नाम सामने आ जाएंगे, आपने खुद कहा, आप खुद इस मुद्दे पर बहुत बोलते हैं, फिर ये प्रायोरिटी क्यों नहीं? प्रायोरिटी रही है, भ्रष्टाचार प्रायोरिटी सरकार की रही है। आपके बीजेपी के सभी बड़े नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे। आज ये कहना हमारी प्रायोरिटी नहीं, कहीं गुमराह नहीं गए। देखिए, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आप उसके ऊपर एग्रेसिवली अकेले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वही फिर सरकार का जिन्होंने काम किए हैं वो डिफेंस बन जाता है कि ये तो देखिए हमारे पास दुर्भावना से ये काम कर रहे थे। आप लीगली कुछ भी हम कीजिए, लीगली हम नहीं कह रहे जस्टिफाई, हमारी प्रायोरिटी है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सिर्फ यही प्रायोरिटी नहीं है, हमें जो है जो खड्डे खोद के गए हैं उनको भी भरना है, वो भी एक प्रायोरिटी है। भर रहे हैं, हमने कब अब समय के साथ साथ देखिएगा ये भी सारी जांच होगी, क्योंकि करप्शन बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू रहा है। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलते रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता खोई थी वो एक करप्शन, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू था। 2G, 3G, जीजा जी सब ये रहे थे। अब इनके ऊपर सरकार को काम करना पड़ेगा और सरकार इंटरनली काम कर भी रही है। सारी चीज मीडिया में नहीं बताई जा सकती। तो फिर मीडिया में ये कहना कहाँ जायज है कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इस मुद्दे पर हमें वोट नहीं मिले, ये कितना जस्टिफाइड है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब ये एक चीज नहीं, ये फर्स्ट थिंग। देखिए, ये पहली चीज नहीं है कि हम आते ही पहली चीज ये करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी ये बिल्कुल ही प्रायोरिटी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है। हमें जो मैंडेट मिला है, जो हमें पूर्ण बहुमत से जो मैंडेट मिला है, वो उसके लिए मुख्यमंत्री जी तो फिर सीरियल वाइज यही बता दीजिए ना, पॉइंट वाइज क्या क्या प्रायोरिटीज है, कम से कम जनता को पता तो चल जाए। पहली प्रायोरिटी ये है, ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी, अकाउंटेबिलिटी, ईमानदारी से सरकार चले, लोगों की बात सुनी जाए, ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। और जो ये घोटाले हैं इनमें समय लगता है। आपको पता है पिछले जो घोटाले थे 10 साल लगे थे उसमें, 10 साल में जाके उसमें रिजल्ट आया था। आपके कहने का मतलब ये है कि अब और 10 साल लगेंगे? नहीं, देखिए जुडिशरी बहुत धीरे धीरे चलती है, कानून अपना काम आराम से करता है। प्रायोरिटीज बनाना होगा। जब हम प्रायोरिटीज कमिट करते हैं, बस सवाल वहां कमिटमेंट पे खड़े होते हैं। गुलशन बगा जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि जिन जनहित मुद्दों पे सरकार बनी है उन पे खरी नहीं उतरी है। मेरा कहना ये है, आप देख लीजिए आज की डेट में हर चीज में कमी है। अब आप कह रहे थे विकास छोड़ दिया जी, आप देख लीजिए बिजली की पोजीशन पहले से खराब हुई है। जनहित में इन्होंने वादा किया था 2000 रुपए पेंशन देंगे ओल्ड एज को और उनको विधवा और उनको विकलांग को, लेकिन इन्होंने 1200 रुपए कर दिया। ये अपने ही उनसे मुद्दों से पीछे हट रहे हैं। और भी जनहित में जितने भी वायदे इन्होंने किए थे सब में पीछे हटे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कई बातें से जुड़ी हुई कहना चाहता हूँ। बात हम ये डिस्कस कर रहे हैं आज का कि क्या सरकार का ऐसा कहना कि हम अच्छा नहीं, मैसेज ही नहीं, इसके अलावा जहाँ तक अभी जुडिशरी की बात कर रहे थे सांगवान जी, तो मैं कह रहा हूँ जुडिशरी में तो लेके नहीं गए, अभी जुडिशरी में नहीं लेके गए, वहाँ तो केस ही नहीं गया। उसका क्यों जिक्र करते हो? उस वहाँ तो ये कह कि 2 पन्ने गायब हो गए। उसमें एक केस में आपको बताऊं, ऋषि डागर ने एक PIL डाला हुआ है पूरे मास्टर प्लान को, मैं बताता हूँ, हाई कोर्ट ने स्टे किया है। वो ये बल्कि इसमें लाइसेंस में जब स्टेट था तो लाइसेंस दिए कैसे जा रहे थे? नहीं, बल्कि हमारे वकीलों ने ये फैसले लिए। देखिए, मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। वजीराबाद में जो DLF को लैंड डील दी गई थी 350 एकड़, उसमें हमने अपना एफिडेविट वापस ले लिया। अदरवाइज क्या होता था, बिल्डर के खिलाफ कोई भी हाई कोर्ट का फैसला आता था, सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहले आती थी, बाद में बिल्डर आते थे। सरकार पीछे हट रही है। सरकार ये नहीं कह रही कि हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं। अब जो मास्टर प्लान के ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, वहां हम ये स्टैंड लिया है कि जी ये जो हुआ ये गलत हुआ। सब रीजनल प्लान पास नहीं था NCR बोर्ड से, इनके ऊपर अब फैसले आएंगे। जुडिशरी में जो है सारी चीजें चल रही हैं, धीरे धीरे उन पे फैसले आएंगे। ये तो एंगल है, एक एक चीज है, ये कड़ियां हैं, ये जुड़ती चली जाएंगी। इस पर और चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दोहरा रवैया है या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और है। आखिर क्या मायने हैं इन
शब्दों के ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, बने रहिए हमारे साथ। नहीं तो क्या फॉर द टाइम सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. वाओ किंग, वाह आंटी, आप भी हरियाणा किंग देसी घी का इस्तेमाल करते हो? हाँ बेटा, मैं भी अपनी फैमिली के लिए भरोसा करती हूँ सिर्फ हरियाणा किंग देसी घी पर। हेल्थ का रखो ख्याल, हरियाणा किंग देसी घी का करो इस्तेमाल। हाँ, यह पौष्टिक और शुद्धता के साथ साथ देता है बेजोड़ स्वाद और बेहतरीन खुशबू की गारंटी। हरियाणा किंग शुद्ध देसी घी। नहीं, घोषणा पत्र में तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी बातें हुई हैं, लेकिन अभी भी उस पर मैडम जी, मैं जो बात कर रहा हूँ ये स्वामीनाथन रिपोर्ट ही तो है। हाँ। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो क्या है, 50% प्रॉफिट यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये वही बात है। और उस पर बढ़ने के लिए मैंने निवेदन किया। मैं राज्य सरकार में कृषि मंत्री होने के नाते इतना ही कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे दिल्ली पहुँचाया होता तो ज्यादा कर पाता। अब ये तो आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। आपको एक जगह सत्ता तक पहुंचा दिया, वो आपने मांगा था, अब आप कहते हैं कि दिल्ली तक पहुंचाया होता। देखिए नवजोत जी, कुर्सी पर बैठकर आप क्या दे सकते हो? मैं इस कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन मांग सकता हूँ, मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर दे सकता था। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and our spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today.
नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो शब्द हैं ये क्या संकेत दे रहे हैं। फिलहाल नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जांच का भरोसा कांच की तरह टूट गया। हल्ला करने वाले कब शांत हो गए पता ही नहीं चला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस बीजेपी ने वाड्रा डीएलएफ लैंड डील की जांच कराने की बात कही थी, वही बीजेपी आज अपने 100 दिन पूरे होने पर कह रही है कि सरकार ने तो जांच कराने के नाम पर वोट मांगे ही नहीं थे। सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाड्रा डीएलएफ जांच का मुद्दा सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। सरकार इस मामले पर कार्रवाई तो करेगी, पर ये कार्रवाई कब होगी इसका जवाब भी सरकार के पास नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हम अपने पॉजिटिव मैंडेट के साथ आए थे, केवल उसी एक कारण से जनता ने हमको सत्ता सौंपी, ऐसा नहीं। जैसा मैंने बताया कि हम अपने पॉजिटिव मैंडेट के साथ आए थे, केवल उसी एक कारण से जनता ने हमको सत्ता सौंपी, ऐसा नहीं। गौरतलब है कि वाड्रा डीएलएफ मामला साल 2008 का है। 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज ने गुड़गांव के शिकोहपुर तहसील में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। ये जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम पर खरीदी गई। आरोपों के मुताबिक फर्जी कागजात के आधार पर ये जमीन खरीदी गई और जमीन का सौदा 7.5 करोड़ में दिखाया गया, जबकि आईएएस अशोक खेमका की रिपोर्ट के मुताबिक वाड्रा की कंपनी ने कोई पैसा ही नहीं दिया। आरोप इतने भर ही नहीं है। जमीन लेने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस की पूर्व हुड्डा सरकार से जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस ले लिया और बिना किसी मुश्किल के रॉबर्ट वाड्रा को लाइसेंस मिल भी गया। साल 2008 में ही रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी। चकबंदी महानिदेशक के पद पर रहते हुए अशोक खेमका की 21 मई 2013 को दी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि जमीन खरीदने के लिए वाड्रा ने कोई पेमेंट ही नहीं की थी। अशोक खेमका की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि रॉबर्ट वाड्रा ने 50 करोड़ रुपए लेकर डीएलएफ को सस्ते में लाइसेंस शुदा जमीन दिलवाई। इस मुद्दे पर बवाल मचने के बाद तत्कालीन हरियाणा की हुड्डा सरकार ने इस डील पर एक जांच कमेटी भी बनाई थी, जिसने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दी। हालांकि उस कमेटी पर भी खेमका ने सवाल खड़े किए थे और बीजेपी ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा जताया था, जो भरोसा अब टूटता नजर आ रहा है। पहले तो लैंड डील से जुड़े दस्तावेज अचानक गायब हो गए और फिर इन गुमशुदा पन्नों की तलाश अब तक पूरी नहीं हो पाई है। सरकार अपने किए वायदे को भले ही भूल जाए, पर जनता अपने से किए वायदों को बखूबी याद रखना जानती है। सरकार ने मामले की जांच कराने से कंडी जरूर काटी है, पर ये रवैया कई चीजों की तरफ संकेत देता है और कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिर जो बीजेपी चुनाव से पहले वाड्रा पर गर्म थी, वो चुनाव के बाद इस मामले में नर्म रवैया क्यों अपनाए हुए है। बहरहाल सरकार के गले की हड्डी बन चुका डीएलएफ वाड्रा लैंड डील मामले में कब सरकार द्वारा जांच के आदेश दिए जाते हैं, इस पर फिलहाल कुछ भी साफ नहीं है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या वक्त के साथ प्राथमिकताएं बदल रही हैं, क्या सरकार की प्रायोरिटीज बदल रही हैं? अगर प्रायोरिटीज बदल रही हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है और इन प्रायोरिटीज के बदलने से क्या संकेत मिल रहे हैं? हमारे साथ निशांत सिंह भी जुड़ गए हैं इनेलो से। निशांत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। 2 सवाल हैं आपसे। पहला, अनिल विज की ट्वीट जिसने ये संकेत दिया कि अपने अपनों से खफा हो रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें ठीक ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा। दूसरा, ये कहा जाता है वो वाड्रा डील जिसको लेकर, करप्शन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा इलेक्शन से पहले बना और ये कहा गया आते ही जांच होगी, इंक्वायरी होगी। आज ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हम पॉजिटिव मैंडेट से आए हैं लेकिन सिर्फ एक वही हमारी प्रायोरिटी नहीं। इन 2 बातों को किस नजर से देखेंगे आप? देखिए, वाड्रा डील का जो मामला था चुनाव से पहले बहुत ही एक अहम मुद्दा रहा है और बहुत इसको बुलाया गया सभी पार्टियों द्वारा और ये भी कहा गया कि सरकार बनते इसकी जांच करवाई जाएगी, सभी पार्टियों ने कहा। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से विचारधारा बदली है भारतीय जनता पार्टी को, समझ से परे की बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि किसानों की बेशकीमती जमीनें जो है इस तरीके से खुर्द-बुर्द की जाती थी, उनके सीएलयू लेकर के उनको जो है ना, जैसे इस लैंड को किस तरीके से किसी पर्पज के लिए लिया गया और आगे बेच दी गई।
तो सरकार का उससे यू टर्न लेना, उसका जो है ना इंक्वायरी में ढिलमुल बरतना, मैं समझता हूँ कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए और जो गिल्टी है उसके खिलाफ जो है ना, ये प्रायोरिटीज में बदलाव, ये क्या संकेत दे रहा है निशांत सिंह जी? आप इसे किस तरह से देखेंगे कि पॉजिटिव मैंडेट से आए हैं, सिर्फ यही हमारी प्रायोरिटी नहीं, इसके क्या मायने? नहीं, पॉजिटिव मैंडेट तभी बना कि अगर ये ऐसी कमियां जो खामियां रही हैं, कांग्रेस को सजा दी लोगों ने, कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दिया, तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और पॉजिटिव मैंडेट जिन चीजों को लेकर के दिया है जनता ने, उस पर खरा उतरना चाहिए। सरकार को जो बात कही है उसको पूरा करना चाहिए। हाँ। और उसमें एक बहुत अहम मुद्दा है वाड्रा लैंड डील का। और जहाँ तक विज साहब की बात आपने की है, ये तो देखो रोज बयानों से नजर आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है सरकार के अंदर। और सरकार अगर पूरे तालमेल से चलती तो आज परफॉर्मेंस सरकार की कुछ और बढ़िया होती। निशांत जी बने रहिए हमारे साथ। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट उठाए हैं। अरुण, आपके पास आना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव मैंडेट तभी बना जब ये सारे मुद्दे उठाए गए, तभी पॉजिटिव मैंडेट बना। तो कोई भी मुद्दा कम प्रायोरिटी वाला नहीं हो सकता। और ये मुद्दा निशांत सिंह जी खुद मान रहे हैं कि इस मुद्दे को सभी पार्टियों ने बहुत अच्छे से भुनाया, ये शब्द है। यकीनन इसी वजह से ये पॉजिटिव मैंडेट बना। देखिए, आज से पहले किसी इनकम टैक्स अधिकारी ने नोटिस देने की वड्रा जी को हिम्मत नहीं की। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आने के बाद जब उनके तथ्यों को, क्योंकि वो पिछले 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे उन कंपनियों की जिनमें उन्होंने ये डील की थी, उनको नोटिस भेजा गया। अब उस नोटिस का क्या रिप्लाई दिया गया है वो मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन कम से कम हम कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है, क्योंकि एक सकारात्मक मैंडेट है। 125 करोड़ से ज्यादा देश की जनता के सामने जो ये मुद्दे थे, और उसमें हरियाणा की जनता के सामने भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी वजह से तो इतना बड़ा मुद्दा बना यही। इसके लिए सही समय पर सारी चीजें होंगी, लेकिन ये पहली चीज नहीं है उनका। निशांत सिंह जी, कितना जस्टिफाइड लगता है ये जवाब बीजेपी के अरुण सांगवान का आपको? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूंगा कि अहम मुद्दा था वाड्रा लैंड डील का। और सरकार ने बड़ा उस वक्त ठोक बजा करके कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने भी, हमने भी और भी सभी ने, कि सरकार बनने के बाद प्रायोरिटी पे इसको जो ना लेकर के इसकी जांच करवाएंगे और जो गिल्टी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मान के चलते हैं कि इसको आप भी प्रायोरिटी पे ही लेना चाहिए। ठीक है कि बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार के पास। सरकार लोगों को, सरकार ने बिजली देनी है, पानी देना है और सारी शिक्षा चिकित्सा की तरफ देखना है। तो एक जर्जर हालत में हरियाणा था जिसको आज संभालना है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं जिनकी वजह से मैंडेट मिला, सरकार बनी, उनको भी दरकिनार नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए निशांत सिंह जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें और बहुत ही सही तरीके से इन्होंने रखी। गुलशन बग्गा जी, कितना इत्तेफाक रखेंगे आप जो निशांत सिंह ने कहा? निशांत सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अपोजिशन वालों ने पूरा इस मुद्दे का फायदा उठाया है। इसी वजह से ही सरकार बनी है इनकी। और सरकार बनने के बाद भी इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया, जैसे जो भी इन्होंने वायदे किए थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट वाला वायदा किया था वो नहीं हुआ। इसके अलावा देखिए, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर आप आते हैं तो भ्रष्टाचार में पहले से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। आज आप कहीं भी जाइए, किसी भी सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य विभाग में जैसे आप कह रहे हैं अनिल विज जी ने काम किया, स्वास्थ्य विभाग में आप चले जाएं उससे ज्यादा बुरी हालत है आज। लोग, यानी आप मानते हैं कि कांग्रेस के वक्त बुरी हालत थी? ठीक है, चलिए, बहुत बेहतर है कि कांग्रेस के वक्त बुरी हालत थी, आज आप ये मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि आज के हालात उससे ज्यादा खराब हैं। हाँ। पहले से भी बहुत ज्यादा खराब। चलिए, अब उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि सरकार को बहुत कम वक्त हुआ है और उतना बेनिफिट ऑफ डाउट हमें सरकार को देना बेहद ज्यादा जरूरी है। 3 महीने, 100 डेज बहुत ही कम समय होता है किसी को इवैल्यूएट करने का। लेकिन जो मुद्दे अहम हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हरियाणा की जनता ने एक भरोसे के साथ इस प्रदेश की बागडोर नई सरकार को दी है। अरुण, आपके फाइनल कमेंट्स। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो लैंड का मुद्दा था, उसके ऊपर सबसे अहम कदम जो सरकार ने उठाया है कि रजिस्ट्रियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, तहसीलदारों में और तहसील में जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। परफेक्ट पॉइंट टेकन, हम उससे कहीं इनकार ही नहीं कर रहे हैं। आज भी उसमें आप जो बात कह रहे हैं
सर वो तो वही है ना, इंस्टीट्यूशन की शुरुआत तो की है, पूरा एक इंस्टीट्यूशन शुरुआत की है। उस पे तो कोई बहस ही नहीं, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। जो लैंड का मुद्दा है, वड्रा इज वन एग्जांपल। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस तरह से निशान सिंह ने कहा कि पॉजिटिव मैंडेट इन मुद्दों को मिला तो कोई भी प्रायोरिटी लेस प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हालांकि उन्होंने कहा सभी प्रायोरिटीज हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि नंबर 1 प्रायोरिटी ये है। मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी यही है कि इसको अंदर लेके जाना। चलिए बेहतर, वो भी एक मुद्दा है और उसके ऊपर आप देखेंगे अगले 2 साल 5 साल में जब रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे जो हमने कहा था वो हमने किया। वो जवाब तो सरकार को, बीजेपी को, प्रदेश की जनता को देना है। हमारा मकसद सिर्फ मुद्दों को आपके सामने रखना है, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। आपके फाइनल कमेंट्स देखिए। जहाँ तक विज साहब वाला मुद्दा है तो मैं आज कहूँगा कि हरियाणा सरकार को अपने मंत्रिमंडल की एक रूपता दिखाने के लिए, होमोजीनियस कैरेक्टर करने के लिए तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। एक जहाँ तक बाढ़ इशू की बात है, सरकार को ये नहीं कहना चाहिए था। इससे ये मैसेज आता है कि सरकार उदासीन हो गई है और लगता है ऐसे कि उसने इसको ठंडे बस्ते में डाल लिया फॉर द टाइम भी, चाहे बाद में इसकी इंक्वायरी करें। इससे प्रजा में ना जनता में गलत मैसेज आता है। उनको ये कहना चाहिए था कि हाँ इसकी इंक्वायरी चल रही है और समय आने पर इसको हम बाहर ले आएंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाकी तो जनता है और हरियाणा की जनता काफी जागरूक हो चुकी है। अगर वो बदलाव के लिए वोट दे सकती है तो वो ये भी जानती है कि किस तरह का पॉजिटिव मैंडेट उन्होंने दिया, क्या उम्मीदें हैं और क्या प्राथमिकताओं की अपेक्षा हरियाणा की जनता करती है। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।